नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। स्वागत है आपका द टिक बाइट चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कुंवर आशुतोष सिंह और एक तरफ है अमरेश कुशवाहा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, छात्र नेता रह चुके हैं अपने जो है युवा काल में और इस समय जो है यूपीएससी तैयारी कर यहाँ पे मुखर्जी नगर करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में उठापटक चल रही है। आज यही हमारा मुद्दा होगा, आज यही विषय है। जी बताइए आशुतोष जी। आशुतोष जी आप आइए, बताइए, माइक लीजिए। क्या लग रहा है जो तत्कालीन राजनीति चल रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे और किसकी ओर जो है ये करवट लेता दिख रहा? क्या एनडीए सरकार बना पाने में सफल होगी या अभी कुछ दांव पेच बचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे एक स्थान दिया और आपके दर्शकों का भी बहुत सारा स्वागत और प्यार। आपने सवाल किया कि राजनीतिक सिस्टम को लेकर के कि राजनीतिक सिस्टम कैसा काम कर रहा है अभी, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी एक अलग विचारधारा है। जी जी, ठीक है, क्योंकि जो पार्टी काम करती है देश के लिए, देश की जनता के लिए, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ, जी लेकिन मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। जी, उसके पीछे कारण ये है कि जब तक मैं खुद आश्वस्त न हो जाऊं कि मुझे किनके साथ जाना चाहिए, कौन काम कर रहा है देश के लिए, कौन काम कर रहा है जनता के लिए, कौन काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और अभी जो कंडीशंस हैं, जो बनी हुई हैं कंडीशंस, जो देखने में ये आ रही हैं कि जैसे 10 सालों बाद आज हम ये देख पा रहे हैं कि विपक्ष को भी जो है मौका मिला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के पास भी मौका है। तो सरकार, एनडीए सरकार भी बना सकती है हाँ। और मौका है विपक्ष के पास भी सरकार बनाने का। अब इसमें दो लोग फैक्टर निभाते हैं। एन फैक्टर कितना उपयोगी होगा? एन फैक्टर, आइए हम एन फैक्टर बात करते हैं। एन फैक्टर उपयोगी है, अभी सबकी अपनी अपनी समझ की बात है कि कैसे जो है उसको जस्टिफाई करेगा। मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी अमरेश कुशवाहा जी उसको बहुत अच्छे ढंग से जो है। अमरेश कुशवाहा जी पे हम आते हैं। अमरेश कुशवाहा जी से हम जानते हैं कि एन फैक्टर कितना उपयोगी सिद्ध होगा इस बार 2024 में लोकसभा में सरकार बनाने में। जी अमरेश जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को और आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप अपने चैनल में हमें बुलाए। देखिए, अभी राजनीतिक सिनेरियो जो है, एनडीए को बहुमत पूर्ण नहीं मिला है, सॉरी, एनडीए को बहुमत मिला है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। तो इसमें है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू, दोनों पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या कहता है सियासत, क्या कहती है? देखिए, सियासत यही कहती है कि अभी एक तरफ से बार्गेनिंग चल रहा है जी, मोल भाव चल रहा है। मूल भाव चल रहा है सीटों के लेके कि हमें कोई वित्त मांग रहा है तो कोई रक्षा मांग रहा है, कभी गृह मंत्रालय की बात आ रही है, उसमें लोकसभा स्पीकर की बात आ रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी तक जो बातें चल रही थी कि मतलब मोदी जी कल शपथ ले सकते हैं 8 तारीख, सॉरी कल नहीं 8 तारीख को। तो अब ये चीज़ें अब 9 या 10 को हो सकता है, क्योंकि जो सहयोगी पार्टी जिस हिसाब से सीट मांग रही है उस हिसाब से एनडीए को मिल नहीं पा रहा है। जी, तो अभी इसमें घींचातानी चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, कि पासा पलट भी सकता है। यानी जो रितेश भैया तो मुझे यही जानना है पासा कैसे पलट सकता है, क्या कहता है गणित, क्या कहता है? देखिए, इस गणित पे मैं आना चाहता हूँ, क्या गणित कहता है? देखिए, गणित यही कहता है कि एनडीए के पास 292 है जी, और बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और बहुमत चाहिए 272 का। ठीक है, तो बीजेपी बहुमत में तो है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपना 2 कार्यकाल पूरा किए वो पूर्ण बहुमत में किए। काफ़ी एक मतलब दबदबा माननीय पूर्व गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रधानमंत्री जी के सरकार में थी और इनके सरकार में बस इन्हीं 2 लोगों का चलता था। मतलब आए दिन लोग कहते थे जो इनके सरकार के एमपी या मिनिस्टर थे। लेकिन अभी का सिनेरियो ऐसा नहीं है। इसमें है कि जो गठबंधन पार्टी में एनडीए के हैं उन लोगों की अभी बार्गेनिंग चल रही है कि हम क्या लें क्या दें। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं कि हमें लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट चाहिए, जो मीडिया में आ रही है, और कई मंत्रालय भी मांग रहे हैं। हाँ, मंत्रालय 3 मांग रहे हैं। जी, नीतीश कुमार जी 3 मंत्रालय मांग रहे हैं।
उसमें ये गृह मंत्रालय का भी डिमांड किए हैं, वित्त रेल का, मंत्रालय का भी रेल है। मंत्रालय का। जी। तो रेल मंत्रालय शायद मिलने पे सहमति बन गई है, और मंत्रालय कब मिलेगा या क्या डिसाइड हो रहा है अभी ये तो अंदर की बात है, अभी इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार एनडीए ही बनाएगी, जी। हो सके कि आगे पलट जाए। अच्छा, एक बात और सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जी। जो एक मतलब कई राजनीतिक विश्लेषक एक सवाल कर रहे हैं कि एक साल भर के अंदर इनके सांसद तोड़ के जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिर अपने आप को बना लेगी और इनके सांसद तोड़ लेगी, इस पर क्या असमंजस है, आप बताइए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिहार के सांसद खरीदने की बीजेपी के किसी नेता के पास ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है। अगर खरीदना होता तो इसके पहले कई स्टेट पे, जैसे कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने साम दाम दंड भेद अपना के उस सरकार गिराई और सरकार बनाई भी। गोवा में भी आपने देखा। बिहार और आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं केजरीवाल जी, उन्होंने भी एलिगेशन लगाया था कि हमारे विधायकों को लगभग 70 करोड़ रुपया में एक विधायक खरीदा जा रहा था, उनकी एलिगेशन थी, लेकिन खरीद नहीं पाए। हाँ, नीतीश बाबू के 6 विधायक अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले बीजेपी वाले ने खरीद पाया, लेकिन बिहार में भी ये गेम चला था लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार की जनता इतनी एग्रेसिव है राजनीति को लेके। आप सुने होइएगा, बिहार में खेती और राजनीति वहाँ के लोग बड़े सोच समझ के करते हैं। एक भी विधायक नहीं बिके तो सांसद बिकने की कोई बात ही नहीं है। ईडी, सीबीआई। अच्छा, अभी एक बात निकल के आ रही जो है अग्निवीर और यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो केसी त्यागी हैं, अग्निवीर योजना कह रहे हैं फिर से विचार करना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या अग्निवीर जो है कैंसिल हो रही है? क्या मोदी जिस पर विचार करेंगे? देखिए, अब मोदी जी के कुछ चलने वाला है नहीं सरकार में। सहयोगी लोग जो कहेंगे उनको करना होगा, नहीं करेंगे तो सरकार बन नहीं पाएगी। और अग्निवीर अगर देखा जाए रितेश भैया, तो ये अपने पूरे देश का एक युवा वर्ग जो है, जो एकदम मीडियम परिवार के, लोअर मीडियम परिवार के लोग हैं, उस सेना में चले जाते हैं। घर पे खाते पीते हैं, पढ़ते लिखते हैं, दौड़ते हैं, हो जाता है, मेडिकली फिट रहते हैं। तो अग्निवीर पे माननीय रक्षा मंत्री पूर्व जेडीयू का बयान है कि अग्निवीर और यूसीसी पे एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। अपनी उन्होंने बात रखी है, नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी है। नहीं तो इन पे केसी त्यागी ने बात रखी। जी, केसी त्यागी जो जदयू के प्रवक्ता हैं, जी हाँ, और माननीय नीतीश जी के काफ़ी क्लोज हैं, पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला है तो सोच समझ के ही बोला है। और राजनाथ जी पहले इस बात को लेके, जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था पार्लियामेंट, इस बात को राहुल गांधी जी उठा रहे थे और खड़गे साहब भी उठा रहे थे कि नहीं, अग्निवीर से जो आम जनता है, उनके बच्चे हल्का फुल्का पढ़ के सेना में चले जाते, उनको दिक्कत है। क्योंकि मान लीजिए आप देखे होइएगा, 2-3 साल तो दौड़ने में ही लग जाता है। अब 4 साल में 25% अब किसको रखिएगा, किसको छांटिएगा? उस सबका तो शादी भी नहीं हो रहा है। सब हमारे ही गांव में 3-4 गो अग्निवीर में गया, उस सबका शादी भी कोई नहीं कर रहा है। अब 4 साल के लिए कोई देखिए, दहेज तो चलता है, दहेज तो कोई देगा नहीं। तो इस पे विचार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, इस पे विचार करेंगे, और हमें लगता है कि अग्निवीर को हटाना चाहिए। चलिए हम आते हैं आशुतोष जी पे। आशुतोष जी, जैसे कि आशुतोष जी जो है हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं, बाबा के गढ़ के रहने वाले। अभी दिल्ली बुलाया गया है योगी आदित्यनाथ को, दिल्ली के सीएम को दिल्ली बुलाया गया। क्या हो सकता है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी? कई राजनीतिक विचारक कह रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री पद खतरे में। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ओबियसली, जब देखिए आप निराशाजनक वोट बैंक लेके आते हैं, आपने देखा कि 80 सीटों में 33 या 34 पे बीजेपी सिमट गई यूपी में, तो ये अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और कभी भी कोई भी सत्ता में बैठा हुआ है और अगर वो निराशाजनक प्रदर्शन करता है तो उस पर गाज गिरती है। अब हाईकमान बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना छोटा भी नहीं है कि आसानी से उनको जो है हटाया जा सकता है। जी, आप यूपी में देखेंगे, अगर उनके काम को लेकर के देखेंगे तो माफियागिरी बहुत ज़्यादा थी, उस पर उन्होंने काफ़ी लगाम लगाया। तो जनता, जब भी हम लोग जाते हैं, बातचीत होती है, तो जनता में लोग बताते हैं
कि उनके ये सब करने से आज हम लोग थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं। चलिए, मैं आप सवाल पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी जी। इतना काम करने के बाद माफियागिरी पे जो है लगाम लगाया, और भी कई आप कार्य बताए, तब भी इतनी जो है प्रदर्शन इतना बेहतर क्यों नहीं रहा, प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? यूपी में सबसे बड़ी पार्टी सपा जो है 33 और 37 सीटों के साथ देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बन जाती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बात समझिए इसको, योगी जी विधानसभा के खिलाड़ी हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि वो विधानसभा में चुन करके उसके बाद आए हुए मुख्यमंत्री हैं, और ये चुनाव लोकसभा का था, और इसमें जो नाराज़गी आई वो सरकार के कार्यों को लेकर के आई है, ठीक है। उसमें योगी जी का कोई खासा रोल नहीं, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे आए, जैसे कि छत्रियों की नाराज़गी भी एक जो है कारण बनी। उसके बाद जो है, देखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करें। अच्छा आशुतोष जी, क्या छत्रियों में नाराजगी थी यूपी में? ओबियसली मैंने भी कुछ लोगों से बात करी जो मेरे अपने लोग हैं, मैं भी छत्री हूँ, आपको पता है, तो मेरी बातचीत हुई तो उनकी नाराज़गी है वहाँ। जैसे मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, तो सलेमपुर की सीट को लेकर के जो ब्राह्मण छत्री कर दिया गया, तो उससे जो है खलीलाबाद की पूरी सीट प्रभावित दिखी। खलीलाबाद संत कबीर नगर वाली सीट वो पूरी प्रभावित दिखी। उसमें जब मैंने अपने रिश्तेदारों से बात करी तो उन लोगों ने भी बताया कि देवरिया और सलेमपुर का मतलब जो चल रहा है प्रकरण, उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और हम लोग इस बार जो है अपना वोट बैंक जो है गठबंधन की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया, उस पे भी जो है छत्री समाज काफ़ी जो है भिड़ा हुआ था कि भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसमें सरकार का हाथ है, वो बोल रहे हैं सरकार के पास। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो छत्री प्रभावित हुआ तो उसने अपना वोट बैंक थोड़ा इधर उधर हिलाया, ठीक है। उसके बाद आप खुद अयोध्या की सीट पे देखिए कितना बवाल मचा हुआ है कि हाँ, इस पर मैं आना चाहता था। अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि अयोध्या का सीट जो है, राम का गढ़ जो है, अयोध्या का मंदिर मुद्दा फेल हो गया, और एक तरफ मोदी जी जो है बदल गए। अगर पलटू राम के नाम से जो है अगर देखा जाए नीतीश कुमार जो है बदनाम है, इनसे बेहतर कौन पलट सकता है? लेकिन देखिए मोदी जी उस दिन जो है अपने जो है जिस दिन संबोधन कर रहे थे, जिस दिन जो है रिजल्ट आया था, उन्होंने जो है श्री राम को छोड़ के जय जगन्नाथ का नारा लगाया। क्या अब जो है राजनीति जगन्नाथ पे होगी? देखिए, ऐसा है कि भारत के सिस्टम को चलाने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग विचारधारा के लोग रह रहे हैं, क्योंकि भारत में आपको भी पता है कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, कितनी जातियां हैं, धर्म कई सारे हैं, ठीक है। तो वोट बैंक के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, और उन्होंने भी वही काम किया। इससे इसको नहीं देखा जा सकता कि वहाँ पे जय श्री राम था तो यहाँ पे जगन्नाथ है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं है एक्चुअली उस सीट का इम्पैक्ट ऐसे है कि मैं आपको बताऊँ, ज़मीनी लेवल पे जाइए। जब ज़मीनी लेवल पे हम लोग जाएंगे तो हम ये देख पा रहे हैं वहाँ पे, मैंने अपने मित्रों से बात की, छोटे छोटे व्यवसायी हैं और भी हैं, तो मैंने बातचीत करी तो उन्होंने बताया वो अपनी प्लानिंग में थे कि हम लोग ऐसे पैसा लगाएंगे, ऐसे करेंगे, हमारे घर में इतना बढ़िया पर्यटन का सिस्टम बन रहा है। लेकिन जो ज़मीन अधिग्रहण वाला मैटर था, ठीक है, ये और फिर लोगों के घरों का जो तोड़ फोड़ और मुआवजा पूरा न मिल पाना लोगों को, ये सब काफ़ी अहम रहा जो है चुनाव में। तो लोगों की जो एक नाराज़गी आई, ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि आपकी रोजी रोटी जा रही हो जी, और फिर आपसे कहा जाए कि धर्म के नाम पर वोट दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी दूसरे ज़िलों से जो हमारे मित्र हैं वो अजीब अजीब मैसेज डाल रहे हैं। कोई ये डाल रहा है कि राम की जनता जो है ख़राब थी, ठीक है, तो राम को वो सम्मान नहीं दे रहे थे, और ये बानरों का ये सब चल रहा था जी, बानरों को ले जाते। अभी एक बयान आ रहा था कि राम इसीलिए जो है बानरों से युद्ध लड़े, अगर अयोध्या वासी होते तो वहां भी धोखा देते, ये रावण से जो है संधि कर लेते। बात ये समझिए, एजुकेशन क्यों बार बार कहा जा रहा है? कुछ अच्छे राजनेता ये क्यों करते हैं? जैसे अगर आप केजरीवाल को भी देखेंगे तो एजुकेशन को दिल्ली में बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दिया जा रहा है ये बात? इसलिए दिया जा रहा है कि लोग इस बात को समझें कि एजुकेशन अगर है, एजुकेशन नहीं है तो ऐसे ही बयान आएंगे। पहली बात, अभी मैं आपको रोकना चाहूँगा, मेरी बात पूरी करने दीजिए। राम की बात आती है जी, आप बताइए राम राज क्यों कहा जाता है? राम राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम के राज्य में सभी सुखी थे। अब यही बात वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आरोप ये लगा रहे हैं कि उनकी जनता राम की खराब थी, ठीक है, उन्होंने उनको जो है कितने कष्ट दिए। बात ये है कि राम एक महापुरुष थे और उन्होंने
भगवान के रूप में भी हम जिनकी पूजा करते हैं, उन्होंने जो है हमें सिखाया सब कुछ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा मर्यादाओं पुरुषोत्तम के है, हमें बंधन में सब कुछ कैसे रहना सिखाया। चाहिए। जी। और उन्होंने उनसे ज़्यादा अपनी जनता को संतुष्ट करने वाला कोई नहीं था। देखिए 2-4 लोग होते हैं ऐसे जो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब निकालना, राम, अब ये आप ये कह रहे हैं कि राम की जनता होती तो ऐसा जो होता। हाँ, जो बयान आ रहे थे, बयानबाजी हो रही थी। बंदरों अच्छा, की बयानबाजी हो रही है। एक बात और यहाँ कहा जा सकता है कि जिस राम ने पिता की एक आज्ञा में कुर्सी छोड़ दी, और एक जो है राम भक्त जो बैठे हैं जो कुर्सी छोड़ने से आप ये बात समझिए कि राम की जनता उनके लिए सब कुछ थी जी, ठीक है, और आज लोग उन्हीं की जनता को क्या बोल रहे हैं, उन्हीं की जनता को ये बोला जा रहा है कि वो लोग अगर होते ठीक है तो सोने पे जो है बिक जाते। देखिए 2-4 लोग हर जगह होते हैं, वो राम के राज्य में भी थे, लेकिन एक्चुअल में राम राज्य उन्हीं का था जो उन्होंने बनाया था। और ऐसा करके जो लोग ये मार्केट में फैला रहे हैं और कह रहे हैं, वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि एजुकेशन अभी भी जो है हमारे देश में क्या है, नील ही है जी, ठीक है ना। तो पहले उन चीज़ों को, साक्षरता दर बढ़ी है, हाँ साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन हाँ, लोगों में ज्ञान अभी साक्षर नहीं आया हुआ है, और वो आना जरूरी है। वो जब आ जाएगा तो ये बात समझ जाएंगे ठीक है कि राम के राज्य में राम राज्य था, उनकी जनता से वो बहुत प्यार करते थे ठीक है। और इस तरीके से उन चीज़ों को आप बोल रहे हैं मार्केट में कि उनकी जनता होती तो क्या करती, सोना लेकर के जो है बिक जाती। तो आप राम का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का जिनकी आप पूजा करते हैं उनका अपमान कर रहे हैं ऐसा कह के, इस बात को समझिए। राम के नाम पे जो है यूपी वालों से मोदी जी की नाराजगी जो है संबोधन में ही झलक गया, जिस प्रकार से उन्होंने राम को जो एक दरकिनार कर दिया, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि उन्होंने राम को दरकिनार कर दिया। देखिए राम को दरकिनार वो कौन होते हैं करने वाले जी, बात समझिए ठीक है। राम को लाने वाले थे। देखिए राम, देखिए ये भी बता दूं जी, राम को लाने वाला कहना जो है ये तात्पर्य गलत है, क्योंकि वो भगवान हैं ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हमने उनकी सेवा करी है जम के ठीक है, हाँ ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी कह सकते हैं कहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम राम को लाए हैं जी, क्योंकि भगवान जो है अपने बच्चों को जो है धरती पे जो है लाता है ठीक है, हम राम को नहीं ला सकते ठीक है। तो ये धारणा गलत बनी, जिसने भी बनाई ये धारणा तो यही चला, हाँ, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो फिर राम ने बता भी तो दिया ना जी कि कौन किसको लाया है, अयोध्या का चुनाव ही बता दिया कि कौन किसको लाया है, इसमें हमें और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए बातें हम जो है अमरेश जी पे। अमरेश जी, क्या लगता है बिहार की राजनीति, नीतीश जी पलटी मारेंगे इस बार की, इस बार एनडीए के साथ ही रहेंगे? देखिए नीतीश बाबू के बारे में यही कहा जाता है कि बादल का गरजना और बादल के बरसना ये बहुत एक साथ होना बड़ा दुर्भाग्य, सौभाग्य की बात होती है। जहाँ बादल गरजे वहाँ बरस जाए, बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात। और नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या डिसीजन जनता के फेवर में लेंगे, जनता के फेवर में। अगर अग्निवीर के बारे में केसी त्यागी जी ने उठाया है, अगर इस पे बात नहीं बनती है, मंत्रालय तो गया मतलब साइड में, तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी को कांग्रेस या कहिए कि इंडिया गठबंधन से जो ऑफर मिल रहा है, ये लोग विचार कर सकता है, क्योंकि नीतीश बाबू बहुत मजे खिलाड़ी है। बिहार में रह के वो राजद के साथ या बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन ना कभी दंगा होने दिए, ना जाति धर्म के नाम पे किसी को बरगलाने दिए। आप सुने होइएगा 2019 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के लड़का ने दंगाई भाषण दिया था। नीतीश बाबू एनडीए में रह के भी 24 घंटा के अंदर में अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो नीतीश बाबू अगर लगता है कि जनता के फेवर में बीजेपी कदम उठाने जा रही है तो वेलकम करते हैं सरकार में, अगर नहीं तो केसी त्यागी जी जो बोले हैं कि अग्निवीर जी से मुद्दा है जिस पे भारत के मतलब निम्न वर्गीय परिवार के जो बच्चे चले जाते हैं डायरेक्ट जी, तो हमें लगता है कि अगर राजनाथ जी भी बोले थे बहुत पहले कि हम इस पे विचार करेंगे, अगर ये लोग अपने मैनिफेस्टो में अभी जारी कर डेवलपमेंट के, अब मोदी की गारंटी नहीं है, अब यह चंद्रबाबू और नीतीश बाबू की गारंटी। इसी गारंटी में एक और भी बात निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश में 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी हज यात्रियों को।
चंद्रबाबू नायडू का भी ऐलान हुआ है कि 1 लाख रुपया हज यात्रियों को मदद दी जाएगी। अच्छा, कैसे आप देखते हैं, कैसे एक पटरी पे आ पाएंगे लोग? अब देखिए, दो अलग मानसिकता एक पटरी पे कैसे आएगी? देखिए, क्या लगता है चलेगी ये गठबंधन, चलेगी नहीं चलेगी? देखिए गठबंधन ऐसे बीजेपी वाले लोग पीडीपी को आतंकवादियों की पार्टी कहते थे जी, वहाँ भी इन्होंने सरकार बनाया, कुछ दिन चलाए, उसके बाद से आर्टिकल 370 भी ख़त्म किए। और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि भाई हम हज यात्रा के दिए, तो आप ये मत भूलिए कांग्रेस ने जितना मुसलमानों के लिए नहीं किया है इस देश में, उतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं 2 बात बताऊंगा। जी बताइए क्या क्या किया? इंडिया में हज भवन अभी तक नहीं बना था। नजमा हेपतुल्ला जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके एक कहने से उन्होंने हज भवन बनवाया। अब्बास नकवी के कहने से जब अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ गरीब मुसलमान क्या बोलता है कि सऊदीया हज करने नहीं जाते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। उन्होंने पनिया जहाज चलवा दिया और कोटा भी बना। तो कोटा कोई भी बढ़ा देगा, मतलब लोगों की जाने की, कांग्रेस हो या बीजेपी कोई भी। तो ये काम मोदी जी का ही नेतृत्व में हुआ है। लेकिन यहाँ जो आपने पूछा कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम 1 लाख देंगे, जी, देखिए, 1 लाख हज यात्री हाँ, आर्थिक मदद दी जी। जाएगी। और ये तो हर क्षेत्रीय पार्टी की अपनी बात है, वो रख सकते हैं। और उसमें हमें नहीं लगता है कि मोदी जी या बीजेपी की कोई कद्दावर नेता इफ बट करेगा, क्योंकि अभी इनकी क्या बोलते हैं मजबूती की सरकार नहीं बन रही है, मजबूरी की सरकार बन रही है। जी, ठीक है, जो उनकी मन में हो तो करेंगे। और ऐसे देखा जाए तो अखिलेश जी भी बोले हैं कि हम 1 लाख देंगे, राहुल गांधी जी भी बोले हम 30 लाख रोजगार देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले तो हम हर साल 2 करोड़ देंगे। लेकिन इस पे तो जुमला निकल गया। 2019 के मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, लेकिन 2024 के मैनिफेस्टो में, युवा मैनिफेस्टो में था ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बीजेपी की ना सरकार, रोजगार था ना युवा था सर मैनिफेस्टो में। बीजेपी की सरकार बनियों की सरकार है। बनिया यही देखता है कि हमें कहाँ से क्या फ्रूट मिले। हमने चलिए। बोला ना पीडीपी से उन्होंने अलायंस किया। चंद्रबाबू नायडू भी सरकार में रहेंगे, वो 1 लाख रुपया मुसलमानों के देंगे हज करने के लिए। यहाँ इनकी सरकार बनानी है, मजबूरी की सरकार बन रही है। और बहुत अच्छा जनादेश आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार नहीं बन पा रही है। चूँकि अभी आपने पूछा ना रितेश भैया से कि योगी जी यहाँ आ गए हैं, योगी जी एक कुशल शासक हैं, लेकिन उनको चलाने में या नहीं चलाने में सबसे बड़ी भूमिका केंद्र की होती है। वो चाहते तो बहुत अच्छा काम करते, क्योंकि उनके बेटा बेटी परिवार कुछ नहीं है। चलिए जी। आशुतोष जी के पास आते हैं। आशुतोष जी, अभी अखिलेश यादव का बयान आया है कि हमने मंदिर धुलने का जवाब दे दिया। दिल्ली मतलब यूपी की जनता ने मंदिर धुलने का जवाब दिया। जिस प्रकार से उनको जो है जब दर्शन करने गए थे चुनाव प्रचार के दौरान जो है, और मंदिर धुला गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समाज में ये समाज के लिए कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी हम आज 21वीं सदी में अभी ये सब कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, देखिए ये सब गलत है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा कि हम 21वीं सदी में हैं और इस सदी में ये एजुकेशन की सदी है, जिसमें एजुकेशन की बाढ़ आनी चाहिए और सभी को जो है बढ़िया एजुकेशन लेके भारत देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस तरीके के जो है पुरानी ख्यालों को रखते हुए इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी किसी को भी, चाहे वो योगी जी कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश जी कर रहे हो, चाहे हम कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अनुचित है। जी, अच्छा, अब आते हैं हम पर्यावरण पे। आज भी पर्यावरण दिवस था, बीता है। क्या लगता है कोई सरकार अपने मैनिफेस्टो में पर्यावरण कितना जगह देती है? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार जो है टेम्परेचर 52 डिग्री तक शो कर रहा था, एक दिन 52 डिग्री चला गया था। इस पर क्या कहता है पर्यावरण? हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं पर्यावरण? आप जैसे आप कई क्षेत्र के हैं, कई क्षेत्र के जो है आप ज्ञान रखते हैं, तो पर्यावरण के लिए एक संदेश बताइए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पर्यावरण कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है या फिर कोई एक सरकार की या एक सिर्फ अकेले किसी एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है। ये सबकी, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, या हमारा भारत या फिर विश्व, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं अपने भारत की, तो इसमें सभी को इस मुद्दों पर सीध लेनी चाहिए कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और इस पे जो स्पेशली पर्यावरणविद लोग हैं, ठीक है, उनको एक मुहिम उठानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए और हम सभी को साथ में मिल करके इसको जो है पेड़ पौधे लगाएं और इसकी रक्षा करें, ताकि जो
कटाव आया है इसमें, ठीक है। 400,000 करोड़ पेड़ लगाने की जो है वो आया है। देखिए, इस पर गवर्नमेंट का है टारगेट बना देना, हाँ, बात हाँ। समझिएगा, टारगेट बना देना कि हम इतना जो है पेड़ लगा देंगे, इतना कर देंगे, लेकिन उसको अचीव न कर पाना एक बहुत बड़ा समस्या है। मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इम्प्लीमेंट कर देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं कर रही है। तो टारगेट का पूरा होना ज़रूरी है और उसके लिए सभी लोगों को लगना पड़ेगा, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे सरकार हो, तो सभी लोग मिलके काम करेंगे तभी वो टारगेट पूरा होगा। इसमें क्या होता है कि हम सरकार के पक्ष में नहीं हैं तो हम ये काम में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, ऐसा चल रहा है आज के टाइम में हमारे सिस्टम में। ये गलत हो रहा है। चलिए ये थी आज की हमारी बात। हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष जी और अमरेश जी। तो आज हमने बात की, किन्हीं मुद्दों बात किया, राजनीतिक मुद्दों बात किया, लास्ट में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने बात कर लिया पर्यावरण के बारे में भी। आगे की ऐसी खबरों के लिए बने रहें द टिक बाइट में।